नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी क्लास चल रही थी पिछली सिंटेक्स की। सिंटेक्स का पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। अब अपन बात करेंगे इसी के पार्ट 3 की, तीसरे हिस्से की बात करेंगे। यहां पर जो अपने पास में तीसरा हिस्सा है वो आपका फ्रेजेस पे पूरा फोकस करेगा। पहले अपन ने लिया तो जिसमें जनरल पार्ट था, डिटर्मिनर में मेनी था, मेनी ए था, मेनी एन था, उसके अलावा कुछ आपकी लिंकिंग डिवाइसेस थी। पंक्चुएशन मार्क के अंदर आपके पास में वहां पर सिंगल कोड था या फिर डबल कोड्स या इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा था। अब की बार अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी वहां पर फ्रेजेस की। देखिए जरा, इसमें अपना फ्रेज हो सकता है ए ग्रुप ऑफ। अपना जो यहां पर फ्रेज चलेगा, बताइए ये फ्रेज यहां पर किसका चला जाएगा? आपका ए ग्रुप ऑफ का फ्रेज चला जाएगा। इस ए ग्रुप ऑफ के लिए मुझे देखना क्या है, इसमें यहां पर मुझे सेलेक्ट करना क्या है, वो जरा देख लीजिएगा। इसमें साथ में जो नाउन दिया जाएगा, संज्ञा शब्द आपका दिया जाएगा, वो नाउन कैसा रहेगा? आपका वहां पर प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा? आपका प्लूरल। और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब। ये अपने पास देखो, यहां एक ग्रुप ऑफ है, यहां कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया गया और उसमें टर्म डाला ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स ब्लैंक स्पेस सर्चिंग फॉर फार्मिंग टूल्स। अब पढ़ना जरा इसमें। अगला मुझसे पूछना क्या चाह रहा है? हमसे फिल करवाया जाएगा वॉज या वर वाला। अब चेक क्या करना कि मुझे फ्रेज क्या दिया गया। फ्रेज मेरे पास में है एक ग्रुप ऑफ, इसके साथ में नाउन आ गया कौन सा? पीजेंट्स। ये एक ग्रुप ऑफ मिल गया, ये आपका नाउन मिल गया, कैसा है? प्लूरल। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब जो यहां लगेगा वो आपका सिंगुलर होगा, एक वचन माना जाएगा। मतलब यहां पर वर आएगा, वोज आएगा, वोज। हमसे अक्सर गलती क्या होती है, हम यहां पीजेंट्स को देखते हैं तो पीजेंट्स में क्या दिया हुआ बताओ? देखिए आपका एस दिया हुआ। ठीक है, तो एस एक वचन बनाता है या बहुवचन? बहुवचन। लेकिन आगे बहुवचन है या एक वचन है? एक वचन है। बात पल्ले पड़ी? दिमाग में आई ना? कुछ घुसा दिमाग में? भाई क्या कहना चाह रहा है? एक ग्रुप ऑफ के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर रहेगा। अब इसी फ्रेज को अपन आगे बढ़ाते हैं और इस बार ये मानिए मेरा फ्रेज ये आ जाए, द ग्रुप ऑफ, द ग्रुप ऑफ। इसके साथ में जो नाउन आएगा वो एक ग्रुप ऑफ की भांति कैसा रहेगा? आपका प्लूरल। फिर यहां पर लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये वहां प्लूरल नहीं बल्कि बताओ किस में चला जाएगा? आपका सिंगुलर में, यानी एक वचन में चला जाएगा। अब ये टर्म अपने पास आ गया, यहां दिया गया आपका द ग्रुप ऑफ टीचर्स ब्लैंक स्पेस रेडी टू गो ऑन एन एक्सकर्शन। और आपसे पूछा क्या गया इसमें? वॉज या वर पूछा गया। अब चेक करिएगा, यहां जो फ्रेज आपके पास में आ रही है, फ्रेज क्या है? द ग्रुप ऑफ। इसके साथ में जो नाउन आ रहा है वो नाउन कैसा है? आपका टीचर्स, प्लूरल है। ये द ग्रुप ऑफ, ये आपका नाउन जो प्लूरल है। और आगे मुझे क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। आगे मुझे आपका एक वचन चाहिए, तो एक वचन के अंदर यहां पर आपका वॉज या वर में से क्या लग जाएगा? वॉज। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपका क्या था? ए ग्रुप ऑफ था, वैसा ही कौन है? आपका द ग्रुप ऑफ। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अब फर्क वाली बात अपन यहां सीखते हैं। अगर मुझे फ्रेज ये दिया जाता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन आपको दिया जाएगा वो नाउन आपका कैसा रहेगा? प्लूरल। और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब।
अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां ये चेंज करेगा और ये सिंगुलर नहीं बल्कि क्या लेकर आएगा, प्लूरल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यहां मुझे मिल क्या रहा है, ए मिल रहा है। इसके बावजूद भी यहां देखो ये सिंगुलर नहीं बल्कि कैसा है आपका, प्लूरल है, यानी बहुवचन माना जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगर सेंटेंस आपको ये दिया जाता है, ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक स्पेस रेडी टू प्ले another game of क्रिकेट, और यहां आपको दिया जाता है इज एम आर। अब चेक करना जरा, मुझे जो शुरुआती फ्रेज यहां से मिला वो क्या मिल रहा है आपका, ए नंबर ऑफ, और यहां पर आपके पास में टर्म क्या आ गया, बॉयज। ए नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन आ रहा है वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। अब आगे जो लगेगा वो भी कैसा लगेगा आपका, प्लूरल ही लगेगा, बहुवचन ही लगेगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। ये इसका आंसर बन गया। हो गया टाइम आपका। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो हिस्सा अपने पास आ रहा है ये बताओ क्या है आपका, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन आएगा वो ए नंबर ऑफ की भांति आएगा। ये नाउन बताओ वापिस कैसा रहेगा आपका, प्लूरल। ए नंबर ऑफ में भी कैसा था, प्लूरल, यहां भी प्लूरल। लेकिन इसके बाद में लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब है वो कैसा आएगा, सिंगुलर। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल लीजिएगा, द नंबर ऑफ coins been outdated, और आपको ऑप्शन में दिया जाता है has ऑब्लिक have, ठीक है। तो यहां जो टर्म आपको मिला, इस टर्म के अंदर चेक करिएगा क्या मिला है, द नंबर ऑफ। इसके साथ में यहां पर नाउन दिया गया, नाउन कौन सा है आपका, कॉइन्स। ये द नंबर ऑफ, ये नाउन, और नाउन है कैसा, कॉइन का, कॉइन्स यानी प्लूरल है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहां चाहिए वो प्लूरल नहीं बल्कि कैसा चाहिए आपका, सिंगुलर चाहिए। कैसा चाहिए आपका, सिंगुलर। और उस सिंगुलर में यहां पर क्या लग जाएगा, हैज या हैव में से आपके पास क्या जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पे आइए जरा। अगला अपने पास में वेरिएशन आएगा, वो इनसे जुड़ा हुआ वेरिएशन है। अगर मुझे सेंटेंस में फ्रेज ये दिया जाता है, ए वेराइटी ऑफ, इसके साथ लगने वाला जो नाउन है वो नाउन कैसा है आपका, प्लूरल है, और यहां पर अप्लाई किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये भी आपको देखना है कैसा है, प्लूरल। मतलब पूरा का पूरा ढांचा प्लूरल है, इस एक का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। सेंटेंस आपको दिया गया ए वेराइटी ऑफ, तो फ्रेज मिल गई। उसके बाद नाउन चाहिए, तो पहले मैं एडजेक्टिव विशेषण लिखता हूं, प्लेजेंट। अब मैं नाउन लिख रहा हूं, आइटम्स। देख लीजिए, नाउन आइटम्स है और कैसा है आपका, प्लूरल। अब अगला मुझसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पूछेगा। उसके बाद का सेंटेंस है, बीन सोल्ड आउट रिसेंटली, और यहां पर आपको टर्म दिया गया हैज या हैव। अब जरा इसको चेक करना देखें। अगला मुझे क्या दे रहा है, ए वेराइटी ऑफ, उसके बाद में यहां पर नाउन दे रहा है, और ये नाउन कौन सा है आपका, आइटम्स। तो ए वेराइटी ऑफ के साथ में जो नाउन आ रहा है वो नाउन कैसा आपका, प्लूरल है। एक वचन आइटम होता है, बहुवचन क्या होता है, आइटम्स होता है। ये जो बीच में यहां डला हुआ है ना,
ये किसका काम कर रहा है? आपका मॉडिफायर का, या इसे आप दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो बताओ इसे क्या कह सकते हैं? आपका क्वालिफायर कह सकते हैं। इसके अलावा देना चाहें तो इसका टर्म आपका एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इन नामों से हमें ताल्लुकात नहीं रखना है। ए वेराइटी ऑफ के साथ में जो नाउन आया वो प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये मजे वाली बात है, ये भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और प्लूरल होने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। अब अगर किसी भी विद्यार्थी को यह पता नहीं है कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता, तो इसके जस्ट बाद में आपको करवाता हूं, उससे पहले इसे कवर कीजिएगा। ए वेराइटी ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये भी आपका प्लूरल होगा। हम उस पर चर्चा करते हैं हैज और हैव वाले पे, किसके साथ क्या क्या आएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट आई है या फिर वी है या फिर यू है या फिर दे है या फिर आपका प्लूरल है, अगर इसके बाद बात करते हैं तो ये जो मेरे पास में टर्म आ रहा है, ये टर्म कैसा रहेगा आपका? वहां पर अपने साथ में हैव लेने वाला। आई वी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगेगा? हैव। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट यहां पर इनमें से बनता है, ही है या फिर शी है या फिर इट है या फिर नेम है या फिर आपका सिंगुलर है, अगर इसकी बात करते हैं तो इनके साथ लगने वाला टर्म क्या रहेगा? आपका हैज रहेगा। ठीक है, तो यहां आई वी यू दे बहुवचन हैव है, ही शी इट नेम एक वचन आपका हैज। मिल गया। अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आई वो इजीली आप निकाल पाओगे, तभी तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर अपने पास एक वचन चाहिए कि बहुवचन चाहिए, तो बहुवचन चाहिए तो बहुवचन में क्या लगता है? आपका हैव लगता है। ये चीज अपने वहां पर सीखी। अब अगला टुकड़ा इसका लेते हैं अपन। ये जो ए वेराइटी ऑफ होता है, इसी से एक फ्रेज आप ये बना लीजिए और ये फ्रेज आपका बनेगा द वेराइटी ऑफ। द वेराइटी ऑफ के साथ में जो नाउन आपको चाहिए, संज्ञा शब्द आपको चाहिए, ये नाउन कैसा रहेगा? आपका प्लूरल। लेकिन यहां लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपके पास में कैसा रहेगा? सिंगुलर। उल्टा हो जाएगा ना, आपका चेंज हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे कौन काम कर रहा था, थोड़ा सा याद करो, पीछे चलो आप। ए नंबर ऑफ और द नंबर वाला, ठीक उसी तरीके से काम करेगा। अब इसका एक एग्जांपल लीजिएगा और ज्यादा क्लियर होगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर सेंटेंस दिया जाता है द वेराइटी ऑफ आइटम्स ब्लैंक स्पेस बीन listed in the hurried nature, और ऑप्शन आपके पास में क्या है? हैज या हैव है। ठीक है, अब इसको चेक करना जरा। मेरा टर्म यार आपका द वेराइटी ऑफ, और उसके बाद में यहां पर टर्म है कौन सा? आइटम्स। द वेराइटी ऑफ के साथ में जो नाउन आ रहा है वो नाउन कैसा है? आपका प्लूरल है। और इसी प्लूरल के लिए आगे मुझे लगाना है तो ये प्लूरल नहीं आएगा, बल्कि ये कैसा आएगा? आपका सिंगुलर आएगा, उल्टा चलेगा। और सिंगुलर के मायने अभी अभी आपको बताया, कहां पर हैज आता है, कहां पर हैव आता है, तो एक वचन में क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। इनको रिपीट जरूर करना। ए वेराइटी ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपका प्लूरल है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द वेराइटी ऑफ, उसके साथ नाउन आपका प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपका कैसा है? सिंगुलर है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद के हिस्से में चलते हैं अपन। नेक्स्ट का टुकड़ा है वो आप ये सीखेंगे, अगर आपको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, इसका उच्चारण रिलेटिव नहीं होता है, बल्कि क्या रहेगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। और रिलेटिव का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए क्या पढ़ेंगे इसे? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको मिल रहा है, इसमें बहुत सारे होते हैं, हमें केवल इन तीन से मतलब है। हु से,
विच से और आपका दैट से। अगला हमें क्या कहेगा, इन तीनों में से एक आएगा। इधर मेरे सेंटेंस का एक क्लॉज, वाक्य का टुकड़ा रहेगा जो किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। फिर इसके तुरंत बाद में अगला मुझसे क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर आपका मेन वर्ब पूछ लेगा। उसके बाद तो आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ ही जाएगा। इसके बाद में आगे आपका रिमेनिंग सेंटेंस या फिर जो शेष वाक्य है उसे लगा दिया जाएगा। ठीक है, सवाल क्या बना कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब किसके अनुसार आएगा। सवाल ये बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब अपन लेंगे तो ये किसके अनुसार आ जाएगा, बस ये चेक करना है। तो हमारी गलती क्या होती है, हम इस हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब को किसके अनुसार लेंगे, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। किसके अनुसार, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि इनकरेक्ट है, गलत बोला जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब आएगा यहां आने वाले शब्द के अनुसार। किसके अनुसार आएगा, ये जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, इन्हीं के जस्ट पहले आने वाले शब्द के अनुसार इसे लिया जाएगा। यहां यह टर्म है, इसे पढ़ा जाता है एंटीसीडेंट। क्या पढ़ते हैं इसे, एंटीसीडेंट, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं आपका, पूर्वपद। अब ये एंटीसीडेंट या पूर्वपद जैसा है वैसा ही हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा। अगर ये सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल है। ठीक है, ये सारा निर्भर इस बात पर करेगा। कई बार क्या होता है कि ये एंटीसीडेंट गलत जगह लगा दिया जाता है, उससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी गाइड बुक्स में मिल सकता है कि एंटीसीडेंट आपको तुरंत बाद में ना मिले, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, बड़ी आसानी से आप सोल्व कर देंगे। हम एक सेंटेंस लेकर देखते हैं कैसे सोल्व होगा। I met some boys who blank space playing chess। अब हमें यहां पर टर्म दिया गया was या फिर किसका, वर का। अब चेक करना जरा, हमारे पास में यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा, हु है, और इसके पहले बॉयज आ गया, ये इसका एंटीसीडेंट है। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो ये वोज या वर आएगा, ये आई के अनुसार आएगा या बॉयज के, एग्जैक्टली बॉयज के अनुसार आएगा। और बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है। तो बहुवचन में बता दो, वोज लगाओगे या वर लगाओगे, वोज आएगा या वर आएगा, वर आएगा। मतलब किसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है, किसके, इस बॉयज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस तरीके से लिया जाएगा। अब चेक करना इसे। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, संबंधवाचक सर्वनाम की। एक से ज्यादा है तो मैं प्रोनाउंस भी कह सकता हूं। इसमें मुझे 3 शब्दों को याद रखना है, हु को, विच को और दैट को। हमारे पहली साइड में एक क्लॉज, एक सेंटेंस का टुकड़ा है जो कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की डिमांड की जाती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पहले सेंटेंस या पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आकर किसके अनुसार आते हैं, आपका इनके एंटीसीडेंट या इनके पूर्व पद के अनुसार लिए जाते हैं। ठीक है, ये एंटीसीडेंट ही डिसाइड करेगा कि ये एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है। जैसे कि यहां पर हु है तो ये आई डिसाइड नहीं कर रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, आपका बॉयज डिसाइड कर रहा है। चलते हैं अगले पैटर्न पे अपन। नेक्स्ट वाला फ्रेज अपने पास में ये रहेगा, आपको दिया जाता है वन ऑफ द, क्या मिलता है, वन ऑफ द। उसके साथ में जो आपको नाउन मिलेगा वो नाउन कैसा होगा, आपका प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा। ठीक है, लेकिन इसके यहां पर लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये कैसा रहेगा, आपका सिंगुलर, अर्थात आपके लिए एक वचन माना जाएगा। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं अपन। मैंने सेंटेंस लिखा, ये शुरू से वहीं बना देते हैं जहां पर आपको दिक्कत ही नहीं आए। वन ऑफ द
villagers, blank space, aware of such critical conditions, of such critical conditions। और यहां पर आपको दिया जाता है was या फिर were, ठीक है ना। अब चेक करना, अगला मुझे यहां पर क्या दे रहा है, वन ऑफ द, उसके साथ में यहां पर क्या आ रहा है आपका, नाउन आ रहा है। अब ये जो नाउन आपको दिया जा रहा है, ये नाउन कैसा है आपका, वहां पर प्लूरल है भाई, वन ऑफ द, फिर यहां पर ये नाउन आ गया, प्लूरल आ गया। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहां चाहिए, ये प्लूरल नहीं आएगा, ये कैसा आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। बताओ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। ये लो, हो गया क्लियर। रिपीट करना इसे क्या है, हमारा सेंटेंस वन ऑफ द से शुरू होता है, साथ में आपका नाउन आता है, नाउन कैसा है आपका, प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बताओ प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मुझे अगले ने पहले यहां नाउन दिया, नाउन देने के बाद में यहां पर एक प्रीपोजिशन दिया, फिर मुझे यहां पर क्या दिया, एक नाउन दिया। अब अगला चाहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अप्लाई करूं। ये मेरा पहला नाउन है, ये मेरा दूसरा नाउन है, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार लाना है, पहले वाले नाउन के अनुसार लेकर आना है। जैसे एग्जांपल लिखा कि द टॉयज ऑफ रमेश बीन ब्रोकन, और आपको भरना है इसमें हैज या हैव में से, ठीक है। अब यहां चेक करना, देखें मुझे बीच में प्रीपोजिशन क्या मिल रहा है, ऑफ। टॉयज क्या है मेरा पहला नाउन, और रमेश यहां किसका काम कर रहा, मेरे दूसरे नाउन का। अब ये जो आपका हैज या हैव आएगा, क्या रमेश के अनुसार आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। किसके अनुसार आएगा, टॉयज के अनुसार आएगा। तो टॉयज के अनुसार लेता हूं तो टॉयज अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन में हैज आएगा या हैव आएगा, बहुवचन में हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, पहले मेरे पास नाउन है, फिर आपका प्रीपोजिशन है, फिर क्या है आपका नाउन है। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो किसके अनुसार आएगा, आपका पहले नाउन के अनुसार आएगा। इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर बनता है, उसको भी सीख लो आप। वो यहां पर जो स्ट्रक्चर अपना बनेगा, उस स्ट्रक्चर को आपको देखना अगला क्या कहना चाहता है। यहां ये टर्म है, मैं बीच में डाल रहा हूं कि अगर आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझते हैं ना आप सारे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वाले। और अगर दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सुनना ध्यान से, दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर ऐसे हैं, उन्हें एक साथ यूज किया गया, एक साथ एक ही क्लॉज या फ्रेज या सेंटेंस में यूज किए जाएं, यूज किए जाएं तो पहले वाला पार्ट ऑफ स्पीच हेल्पिंग वर्ब
या मेन वर्ब डिसाइड करता है। पहले वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच, अकेला तो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, दो होंगे तो पार्ट्स हो जाएगा, वो ये डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सा आएगा। समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर टर्म ये लिया, पहले मेरे पास नाउन है, फिर आपका कंजक्शन है, फिर मेरे पास में नाउन है, फिर मेरे पास में कंजक्शन है, और फिर मेरे पास में क्या है, नाउन है। ये पहला कंजक्शन, ये दूसरा कंजक्शन। ठीक है, अब ये कंजक्शन क्या है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। ये कंजक्शन है, ये भी क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। दोनों ही क्या है, कंजक्शन है, और दोनों की कैटेगरी क्या है, सेम है। अब जो नियम लगेगा वो इस दूसरे वाले पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं लगेगा, बल्कि किसका लगेगा, पहले वाले का लगेगा। ये बात इसमें आपको समझाई गई कि दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ एक ही क्लोज या एक ही फ्रेज या एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं तो पहले वाला पार्ट ऑफ स्पीच ये निर्भर करेगा या ये डिसाइड करेगा किस बात पर, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सा आएगा। ठीक है, अगर ये कंजक्शन नहीं बल्कि प्रीपोजिशन होता क्या फर्क पड़ता। ये फॉर्मूला यूं भी तो बन सकता आपका कि पहला नाउन, फिर पहला प्रीपोजिशन, फिर दूसरा नाउन, ठीक है, फिर आपका वहां पर दूसरा प्रीपोजिशन, और फिर आपका तीसरा नाउन। तो इसमें डिसाइड कौन करेगा, ये वाला डिसाइड करेगा। अब ये किसके अकॉर्डिंग लेता है, ये एक वचन बनाता है कि बहुवचन बनाता है, ये दूसरे वाले के अनुसार लेता है कि पहले वाले के अनुसार लेता है, उस बात पर ये सारी चीजें आपकी निर्भर करवाई जाती हैं। तब मैंने आपको यहां बताया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इसमें ये प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग है, इसके अनुसार आ जाएगा। अगर आगे मैंने यहां प्रीपोजिशन लगाया और फिर नाउन लगाया तो ये दूसरे वाला प्रीपोजिशन डोमिनेंट नहीं होगा, ये प्रभावी नहीं होगा, यहां लगेगा इस पहले वाले के अनुसार लग जाएगा। ठीक है, अगले पैटर्न पे चलते हैं अपन। आपके पास में एक छोटा सा टर्म होता है डजन, DOZEN, और डजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, दर्जन कहते हैं। अगर मेरे पास में कभी भी कोई कार्डिनल नंबर आ गया, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा रखा आपको, कार्डिनल नंबर आ गया, और काफी बात हुई अपनी इन वीडियोस के अंदर। कार्डिनल का मतलब किससे है आपका, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये पहले भी लिखवाया था, दोबारा लिखवा रहा हूं आपका। अब इसके बाद में आप चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भाई एक है तो दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा भी आ जाए ना तो भी डजन से शब्द यूज नहीं होगा। यहां केवल और केवल किसका यूज होगा, आपका डजन का यूज होगा। चाहे वो 1 दर्जन की बात कर रहा है या फिर 5 दर्जन की बात कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ये बोला 1 डजन, 1 दर्जन, ये तो वैसे भी सही होना है क्योंकि भाई 1 एक वचन है, डजन भी आपका एक वचन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसा करता हूं कि भाई मैं 5 दर्जन की बात कहता हूं, तो मेरे दिमाग में ये आएगा 5 हो गए तो मैं डजन्स कर दूं, भाई डजन है उसका क्या लगा दूं, डजन्स, लेकिन ये पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि कार्डिनल नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो उसके बाद में आप क्या नहीं कर सकते, बताओ, देखिए आपका क्या नहीं कर सकते, वहां पर कार्डिनल नंबर आपके पास आ रहा है तो आप क्या नहीं कर सकते, उसका वहां पर डजन्स नहीं कर सकते, चाहे वो 5 हैं 10 हैं 50 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम शुद्ध करेंगे तो ये शुद्ध यूं होकर रहेगा, 5 तो आ गया आपका, अब आगे इसमें आपका डजन ही रहेगा, क्या नहीं आएगा, डजन्स नहीं आएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर डजन है उसका भले ही इंग्लिश में डजन्स बनता होगा, मना नहीं किया जाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा तो इस बेस पे पूछा जाएगा, आपको पहले कार्डिनल नंबर्स दे दिए जाएंगे और वो कार्डिनल नंबर्स हैं इस बात को डिसाइड करते हैं आपका, किस बात को, कि उनमें क्या आएगा। जैसे यहां पर आपका 1 है तो भी 1 डजन, 2 है तो भी 2 डजन, डजन्स नहीं होगा, 5 है तो भी आपका 5 डजन्स नहीं बल्कि 5 डजन, 10 है तो भी 10 डजन्स नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा आपका, 10 डजन ही रहेगा। लगे हाथ एक पैटर्न और सीखिए इसमें। आपके पास में एक शब्द होता है इनिंग्स, ये पेपर में पूछा हुआ भी है आपका। इनिंग्स का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इनिंग्स को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, आपका पारी कहेंगे। अब इसकी खास बात यह है
ये अपने आप में दोनों फंक्शन करेगा। ये सिंगुलर एक वचन भी होता है और यही शब्द अपने आप में प्लूरल यानी बहुवचन भी होता है। मान लो मुझे ये बताना है पहली पारी, प्रथम पारी, तो पहली पारी या प्रथम पारी को मैं क्या लिख दूंगा आपका? फर्स्ट इनिंग्स। अगर मुझे लिखना है दूसरी पारी, द्वितीय पारी, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा इसमें? सेकंड इनिंग्स। मुझे दोनों को जोड़कर बताना है कि दोनों पारियां, तब यहीं पर यह टर्म क्या बन जाएगा आपका? बोथ इनिंग्स। लेकिन कभी भी इंग्लिश में यह वर्ड यूज मत करना। कौन सा नहीं करें आप? इनिंग वाला। आपसे गलती क्या करवा ली जाएगी? आपको ऊपर यह दिया जाएगा कि इनिंग्स का एक वचन बताइए। अब आपका दिमाग क्या काम करेगा कि एस बहुवचन में जुड़ता है, तो एक वचन बनाने का मतलब एस हटा दो। आप एस हटाएंगे तो आपको ऑप्शन में वहां पर इनिंग मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। इनिंग्स ही एक वचन है, इनिंग्स ही आपका बहुवचन है। पहली पारी फर्स्ट इनिंग्स, दूसरी पारी सेकंड इनिंग्स, दोनों पारियां बोथ इनिंग्स। इसी के लगे हाथ साथ में एक चीज आप सीखिएगा, कई बार आप गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? आपके पास में एक टर्म आता है, कौन सा? शिफ्ट। और शिफ्ट के लिए कुछ जगह यह लिखा जाता है पाली। आप ये कहते हैं शब्द गलत है, पारी लिखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनिंग्स बोल रहे हैं तो पारी है कि एक ने, जैसे क्रिकेट मैच है, एक पारी पहले खेल ली, फर्स्ट इनिंग्स है, दूसरी पारी बाद में खेली तो आपका सेकंड इनिंग्स है, दोनों पारियां खत्म हो गई तो बोथ इनिंग्स है। लेकिन जब आप समयगत अवस्था की बात करते हैं कि ये परीक्षा आपकी सुबह वाली में है, सुबह वाली शिफ्ट में, ये दोपहर वाली शिफ्ट में है, ये शाम वाली शिफ्ट में है, तो वहां पर वो चीज पारी में नहीं आएगी, बल्कि किस में आएगी? पाली में। पारी आपकी वहां पर कितनी रहनी है? ठीक है, 1 by 1 टर्न में आएंगी वो, एक के बाद एक, पहले एक फिर उसके बाद दूसरा वापिस, फिर पहले फिर दूसरा वापिस। जैसे इंडिया पहले खेला, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। अगर वनडे मैच है, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल है या T20 मैच है, अगर वहीं टेस्ट क्रिकेट मैच उसमें 4 पारियां भी हो गई तो पहले इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो पार्ट होता है एग्जामिनेशन का, रिपीट थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह वालों ने जो एग्जामिनेशन दिया उसके बाद में दूसरा एग्जाम वो नहीं देंगे और फिर उसके बाद आएगा तो फिर से सुबह वाले देंगे आपका, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां ये जो टर्म आपका डल जाता है, ठीक है, ये चीज आपकी, इससे आपको शिफ्ट ही रखनी है और ये नीचे वाला आपको इनिंग्स ही रखना है, ठीक है ना। और कहीं पर भी आपके प्रवेश पत्र वगैरह पर अगर आपको पाली लिखा हुआ मिले, कहीं पर पढ़ने को मिले, तो किसी जिले का नाम भी तो है, लेकिन हम वहां उसकी बात नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं समयगत अवस्था में जो क्रमागत आपका नेचर होता है, वहां पर आपका शिफ्ट की बात बताई जाती है। क्लियर है आपका? इस तरीके से यह टर्म आपको देखना होता है। चलिए आगे इसमें पैटर्न पर और करते हैं। अभी आपके पास में एक टर्म आता है जिस टर्म को अपन पढ़ते हैं ससुराल। क्या पढ़ते हैं आपका? ससुराल। अब इसे इंग्लिश में बोलने की बात बताई जाती है तो जनरली आप क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल सही भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा लिख दें या फिर आपका ऐसा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन ये तो हिंदी का शब्द है जो इंग्लिश में शामिल किया गया। क्या इनका पहले ससुराल नहीं होता था? इस शब्द के पहले बिल्कुल यूरोपियन कल्चर में था ना आपका, तो वहां पर उसके लिए अपन क्या लिखते हैं आपका? इन लॉज हाउस, या फिर आप विदाउट अपॉस्ट्रोफी भी लिख सकते हैं इसे, इन लॉज हाउस। ये लीजिए। अब इसके कुछ मेंबर्स हैं, उनका एक वचन से बहुवचन कई बार बनवा लिया जाता, तो वहां गलती मत करना। जैसे इनके एक सदस्य का नाम है आपका फादर इन लॉ, दूसरे सदस्य का नाम है मदर इन लॉ, तीसरे सदस्य का नाम है डॉटर इन लॉ, चौथे सदस्य का नाम है सन इन लॉ, पांचवें सदस्य का नाम है सिस्टर इन लॉ, छठे सदस्य का नाम है इसमें ब्रदर इन लॉ। अब अक्सर हमारी गलती क्या होती है? हमसे अक्सर ये मिस्टेक होती है कि जब हम इनका बहुवचन बनाने चलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक थीम आता है, कौन सा? कि हमें एस जोड़ना है, हमें ई एस जोड़ना है,
या IES जोड़ना है या फिर VES जोड़ना है, यही तो चलता है। यही हमने सीख रखा है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। लेकिन ये हमेशा थोड़ी होता है, और ये होता भी है तो कहां आएगा? जहां पर आप इसमें लास्ट में देखते हो वहां लगा देते हो। जैसे यहां पर ये टर्म है, इसमें आप कॉमनली ये सोच के लगाते हो कि मुझे लास्ट में ये लॉ मिला। ये लॉ नहीं है, ये जो शब्द है ये लॉ नहीं है। यहां पर इसे जब पढ़ते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा लॉ, और फोनेटिकली लिखोगे तो ये चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। इसे जब आप अपने नोट्स में लिखो ना तो यहां से क्रॉस कर देना, ये अलाउ नहीं होगा। इसमें सही के बेस पर आप लेते हो तो आपके पास ये चलेगा, ये वाला। हमारी गलती ये होती है, इसका बहुवचन बनाते वक्त हम इसके साथ क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। क्या बना देते हैं? फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, डॉटर इन लॉज, सन इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज। जैसे यहां है ना आपका, इस एस को देख के, ये तो मैनर ही अलग है, ये मैनर आपका अलग है। यहां जब इसका बहुवचन आप बनाते हैं तो ये जो आपका एस जुड़ना है ये लो में नहीं जुड़ेगा, कॉमन टर्म में हेड वर्ड में जुड़ेगा, मैन वर्ड में आपका वहां पर जुड़ेगा। अगर इसका बनाना है आपको तो ये टर्म फादर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि किस में चला जाएगा? आपका फादर्स इन लॉ में चला जाएगा। ये अपन लेते हैं तो ये मदर इससे बनेगा, तो मदर इन लॉ नहीं होगा, बल्कि किस में जाएगा? आपका मदर्स इन लॉ में। इसकी बात अपन करते हैं तो ये यहां पर डॉटर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि डॉटर्स इन लॉ होगा। इसकी बात करते हैं तो ये सन इन लॉज नहीं होगा, बल्कि सन्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा? आपका सिस्टर्स इन लॉ रहेगा। इसके अपन बात करते हैं तो ये आपका ब्रदर इन लॉ नहीं रहेगा, ब्रदर इन लॉज नहीं रहेगा, बल्कि ब्रदर्स इन लॉ रहेगा। आप कहेंगे सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां जो एस इन शब्दों में जुड़ना चाहिए ना, उसको अगला कॉमन एरर का या करेक्शन ऑफ सेंटेंस का या स्पॉटिंग एरर का या स्पॉट द एरेनियस का पार्ट बनाकर एस यहां जोड़ देगा लॉ में, और आपसे गलती छटवाएगा। तो ऑब्वियसली गलती इसमें आ जाएगी, एस यहां जुड़ेगा नहीं। एस कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ बनेगा। यहां जो अपन ने पढ़ा है इसको एक हल्का सा सरफिशियल लेकिन फास्ट रिकेपिचुलेशन आप सभी दोस्तों को मुझे वहां पर देना है। अपनी बात चल रही है किसकी? आपके वहां पर अपने स्कूल लेक्चरर के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में आने वाले 4 से 5 सवालों की टॉपिक अपना चल रहा है सिंटैक्स, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट या सब्जेक्ट ऑफ कंकर्ड, पार्ट अपना 3rd चल रहा है। देखिए जरा इसमें पहली बात, एक ग्रुप ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। द ग्रुप ऑफ के साथ में नाउन कैसा है? प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा है? सिंगुलर। फिर अगला, ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी प्लूरल है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर है। फिर ए वैरायटी ऑफ के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा है? वो भी प्लूरल। लेकिन द वैरायटी ऑफ के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। नेक्स्ट में अगर आई वी यू दे बहुवचन है तो हैव लगा दो, ही शी इट नेम और एक वचन है तो हैज लगा दो। फिर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूछ लिया जाए तो पहले क्लोज के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, इसके अनुसार अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई किसके अनुसार होगा? आपका इस एंटीसीडेंट के अनुसार या पूर्व पद के अनुसार हो जाएगा। फिर अगला, वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मेरा सिंगुलर रहेगा। अगला, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 समान पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ एक ही क्लोज या एक ही फ्रेज या एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है, या किए जाएं तो पहले वाला पार्ट ऑफ स्पीच ये डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक वचन आएगा या बहुवचन। जैसे नाउन फर्स्ट प्लस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन फर्स्ट, फिर नाउन सेकंड, फिर कंजक्शन सेकंड, फिर नाउन थर्ड, तो ये कंजक्शन डिसाइड करेगा कैसा आएगा। या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस आपका नाउन है तो ये पहले वाला प्रीपोजिशन डिसाइड करेगा कि ये वहां पर कैसा आएगा। अगला, यही था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इसमें प्रीपोजिशन बीच में आ गया तो दूसरा नहीं बल्कि पहला नाउन डिसाइड करेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब
कैसा होगा। अगली बात थी डजन वाली। अगर कार्डिनल नंबर 1 से लेके कितने भी ले जाओ चाहे, उसमें डजन का डजन्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा, डजन ही बनेगा। फिर इनिंग्स पारी, फर्स्ट तो आपका फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड तो सेकंड इनिंग्स, दोनों तो बोथ इनिंग्स, मतलब इनिंग्स का इनिंग नहीं होता है। और इसी में हमने ये सीखा शिफ्ट और इनिंग्स वाला फर्क देखा आपका। और लास्टली हमने देखा यहां पर ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनका वहां पर आपका बहुवचन कैसे बनता है। इसमें ये बहुवचन में लॉ में एस नहीं जुड़ेगा, बल्कि पहले वाले हेडवर्ड में जुड़ेगा। और इसका उच्चारण ला नहीं होता है। कई बार कानून की पढ़ाई करने वाले, एलएलबी या एलएलएम करने वाले क्या कहते हैं, ला पढ़ रहा हूं, मैंने ला कर रखा है, ठीक है, वो ला नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लॉ होता है। और यहां पर ये फोनेटिकली भी लिख दिया है कि जो वो बोलते हैं वो ये बोलते हैं जो गलत है, अशुद्ध है, और जो होना चाहिए वो आपका नीचे वाला होना चाहिए। तो यहां तक आते आते आपको इस बात की संतुष्टि मिल गई होगी कि सिंटेक्स में अब आपका सवाल आप छोड़ने वाले नहीं है। इसके कुछ पैटर्न्स आपके और बचेंगे, जिनकी चर्चा हम इसके चौथे और अंतिम पार्ट में करने वाले हैं। अब आपको इसमें पढ़ना है और पढ़कर यह देखना कि कहां पर प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उन चीजों को आपको देखना है, इन स्लाइड्स पे फोकस करना है, और हो सके तो उस वीडियो को आप वहां पर रिकैपिचुलेट भी जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं इसके अगले और अंतिम पार्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार।